डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम 11th फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन विच इज़ आल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को हम देखेंगे। मैकेनिक्स, it is the branch of physics in which we study the motion of objects. Types of mechanics. Mechanics has three branches: statics, kinematics, and dynamics. Statics is that branch of mechanics in which we study the objects at rest. And kinematics, it is that branch of mechanics in which we study the motion of the objects without looking at the cause of motion. Time factor plays an important role in kinematics. And third branch is dynamics. In dynamics, we study the motion of the objects and the force which causes this motion. इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉइंट ऑब्जेक्ट। We deal with point objects in kinematics, in physics. अब ये point object क्या होता है? If the size of object is very small as compared to the distance traveled by the object, then this object is considered as the point object. For example, अगर हम बात करेंगे the earth, it revolves around the sun. अब ये जो अर्थ है, it travels a large distance as compared to its size. So in the revolution of earth around the sun, earth and sun both can be considered as point objects. इसी तरह अगर हम बात करेंगे a train, it travels from श्रीनगर to दिल्ली, तो इसमें भी जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन है वो वेरी वेरी लार्ज है एज कंपेयर टू साइज ऑफ द ट्रेन। इसलिए इस सूरत में भी हम ट्रेन को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ही कंसिडर करेंगे। अगर एक एथलीट है जो 10 किलोमीटर्स ट्रैवल करता है, तो ये एथलीट जो है इसको भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ही मानेंगे। लेकिन अगर एक ब्रिज है, एक पुल है जिसकी लेंथ 30 मीटर है और इस पर एक बस ट्रैवल करती है, तो इस सूरत में साइज ऑफ बस एंड साइज ऑफ द ब्रिज दे आर कंपेरेबल, यानी इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तब इस सूरत में हम बस को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। Point object, an object is considered as point object if the size of the object is much smaller, very very small, than the distance covered by it in a given interval of time. Right? क्लियर हो गया? हाँ, अब इस चैप्टर में एक और कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब हम मोशन को स्टडी करेंगे, चाहे डिस्प्लेसमेंट इसमें लेंगे, चाहे वेलोसिटी लेंगे, कोई भी चीज़ जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम ऑब्जर्व करते हैं किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। आम तौर पर ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ये होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें आप जानते हो कि हम ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं। तो अगर यही ग्राफ हम
3D में लेंगे तो फिर इसमें एक z एक्सिस भी होती है। तो ये जो हमारा ग्राफ होता है, ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। द पॉइंट वायर द 3 एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर, इट इज कॉल्ड ओरिजिन, या इसको हम रेफरेंस पॉइंट भी कहेंगे। यानी हम कोई डिस्टेंस यहां से मेजर करेंगे, ओरिजिन से मेजर करेंगे। सपोज कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स 2D में x और y है, which means this point is at a distance of y units from x axis and it is at a distance of x units from y axis। आप जानते हो बेटा, ये जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्या है? x coordinate is the perpendicular distance of a point from y axis and y coordinate is the perpendicular distance of a point from x axis। ठीक है, तो अगर हम 3D की बात करेंगे तो फिर कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y और z, फिर 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इसी तरह अगर हम किसी एरोप्लेन को मॉनिटर करेंगे, इसकी मोशन ऑब्जर्व करेंगे, तो तब हम ये जो एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हैं। हाँ, अगर इस एरोप्लेन में कोई इंसेक्ट वगैरह है, अगर हम इंसेक्ट की मोशन को ऑब्जर्व करेंगे तो फिर हम एरोप्लेन को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? इट इज दैट पॉइंट वेयर फ्रॉम वी ऑब्जर्व द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेयर फ्रॉम वी कैलकुलेट द डिस्टेंसेस, displacement and other related terms। देखो बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट इज ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस विद ए क्लॉक। क्लॉक से क्या करेंगे? क्लॉक से टाइम मेजर करेंगे टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? When no force is acting and the body is in constant motion or at rest, the frame of reference is inertial frame of reference. Newton's first law of motion, which is also known as law of inertia, is applicable in inertial frame of reference। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है, इसमें F एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है एंड एक्सेलरेशन भी 0 होती है। यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा या एट रेस्ट होगा या इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो यूनिफॉर्म होगी। अब दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, it is an accelerated frame of reference। When a body is accelerated without being acted upon by an external force, the frame of reference is said to be non-inertial frame of reference। तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है? इसमें एक्सटर्नल फोर्स भी 0 और एक्सेलरेशन भी 0 या बॉडी एट रेस्ट है। ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये क्या है? ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यानी इसमें F 0 है, यानी एक्सटर्नल फोर्स 0 है लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं है, यानी ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। बेटा अब हमने देखा कि
ये जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, इसमें ऑब्जेक्ट जो होता है या एट रेस्ट होता है या इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है, और ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ये क्या होता है, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एग्जांपल को लेंगे तो इसमें हम ले सकते हैं अ ट्रेन मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड कैन बी टेकन एज ए inertial frame of reference, and a car turning at a constant speed can be taken as an example of non-inertial frame of reference. इसी तरह अगर हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं, अगर हम टीवी पर देख रहे हैं मैच, ये जो स्क्रीन होता है, स्क्रीन हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसी तरह अगर हम एरोप्लेन को मॉनिटर कर रहे हैं एयरपोर्ट से, तो एयरपोर्ट को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले सकते हैं, वहीं से हम कैलकुलेशंस करते हैं, वहीं से हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं। या अगर कोई एरोप्लेन के अंदर पायलट है या पैसेंजर्स है तो वहाँ उनके लिए एरोप्लेन को भी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले सकते हैं। तो अब इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट आता है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन। A body is said to be at rest if it does not change its place with time with respect to the surrounding objects. And a body is said to be in motion if it changes its place with time with respect to the surrounding objects or with frame of reference. अगर हम एरोप्लेन की बात करेंगे, एरोप्लेन में पायलट है, इसमें पैसेंजर्स हैं। अगर हम पैसेंजर्स की बात करेंगे विद रेस्पेक्ट टू द पायलट, देन द पैसेंजर्स आर नॉट चेंजिंग देयर प्लेसेस, चेंजिंग देयर पोजिशंस विद रेस्पेक्ट टू पायलट। Hence the passengers can be considered at rest with respect to the fellow passengers and with respect to the pilot. Same aeroplane, same pilot, same passengers can be considered in motion with respect to the objects outside the aeroplane. For example, with respect to the objects on earth. बात समझ में आ गई? एक एरोप्लेन है, इसमें पैसेंजर्स भी हैं, पायलट भी है। We can consider the passengers at rest with respect to pilot and the pilot at rest with respect to the passengers. क्यों? अगर हम पैसेंजर्स को देखेंगे with respect to pilot तो फिर इनकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। इसी एरोप्लेन में यही पैसेंजर्स हैं, यही पायलट है, तो इन पैसेंजर्स को या इस पायलट को हम इन मोशन मानेंगे विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट्स विच आर आउटसाइड द एरोप्लेन, फॉर एग्जांपल विच आर ऑन द अर्थ। बात आ गई समझ में? यानी ये जो रेस्ट और मोशन है ये रिलेटिव टर्म्स है। वी आर ऑन अर्थ, हम जमीन पर हैं। If we are sitting in a classroom, then we are at rest with respect to other students, with respect to the teacher who is sitting on the chair. But if we consider the objects outside our earth, if somebody is observing us on Mars, then our earth changes its position and we also change our positions with respect to Mars. Hence, we are in motion with respect to the planets, objects outside the earth. तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, इनको आप रिवाइज करो तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जाएंगे।